बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इन सब सवेरे पाकिस्तान। आप सब खैरियत से हैं और उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का आगाज़ बड़े एनर्जेटिक और अच्छे अंदाज में किया होगा। आज हफ्ते वाला दिन है तो कल छुट्टी का दिन होता है। बहुत सारे लोग आज भी छुट्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वीकेंड का आगाज़ कल शाम से हो जाता है। तो ना सिर्फ जो है ना वो वीकेंड को अपने खुशगवार बनाएं, अच्छा जो है ना वो प्लान करें अपने लोगों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ टाइम निकालिए, मिल बैठिए और जो अपना वीकेंड है उसको खुशगवार बनाइए। इसी बात के साथ आज की अच्छी बात भी शामिल करते हैं। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग तनकीद करने के आदी होते हैं और लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अक्सर दूसरों पर तनकीद करने की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते और फिर किसी दूसरे का रहन सहन जो है, चाल चलन, उस पर लोग सवाल उठाते हैं, किसी के कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम चलते फिरते किसी फूड कोर्ट में बैठे हों या किसी जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे मौजूद हों तो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। वो देखो उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, ये जो जिसके साथ बैठा हो ये है कौन। तो हम ये सारी चीज़ें जज करने लग जाते हैं, तनकीद करने लग जाते हैं। तो दूसरों पर खामखा तनकीद करना अपना हक नहीं समझना चाहिए, ना हमें ऐसा करना चाहिए। जिसकी मर्ज़ी है भाई उसे करने दीजिए। मुआशरे में लोगों को उनके बाहिमी ताल्लुकात पर जज करना, उनके ऊपर तनकीद करना, ये एक नेगेटिविटी को फैलाता है। हाँ, अगर तनकीद बराए इस्लाह हो, किसी की इस्लाह के लिए की जाए, उसको सिखाने के लिए की जाए और किसी हद तक की जाए तो वो दुरुस्त है। बेजा तनकीद किसी भी हद तक हजम होने के लायक नहीं है और कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तो तनकीद कीजिए, तनकीद बराए इस्लाह कीजिए, कम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके धुआंधार मैचेस हो रहे हैं। आज के मैचेस की बात की जाए तो आज 2 मैचेस खेले जाने हैं और पहला मैच होगा जनाब मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जबकि दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। तो आज के मैचेस की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और जो कल कुछ सूरत हाल रही उस पर भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि रावलपिंडी में खासा एक्साइटमेंट लेवल बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम खुशगवार हो गया, बारिश भी हो गई चूँकि, लेकिन आज कैसा मौसम है और आज के मैचेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? मैचेस होते नज़र आ रहे हैं या बारिश की नज़र हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। पीएसएल का बुखार अगर मैं कहूं कि पूरे पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कराची से सिलसिला शुरू हुआ, लाहौर से मुल्तान और अब रावलपिंडी में भी पीएसएल का मेला जो है वो अपने जोबन पे है, अपने अरूज पर है। कल वो कि बारिश बड़ी ज़बरदस्त, सारा दिन बारिश जारी रही, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने भी बारिश का बड़ा मुकाबला किया और कल के मैच को मुनक्किद करवा कर ये साबित किया कि बारिश के बावजूद अगर कुछ वक्त मिल जाता है तो हम मैच मुनक्किद करा लेंगे। वो कि मैच 12-12 ओवर्स पर रहा और आज का मैच भी शाम 7 बजे होना है। होम ग्राउंड टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ और इम्कान ये है और जो महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि सारा दिन तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन 7 बजे का वक्त है, 7 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू होगा और ये हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा, ये रात गया जारी रहेगा। तो इम्कान ये है कि बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों की बात करें तो इनका एक्साइटमेंट लेवल इंतहाई उरूज पर है। वैसे भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में ये मशहूर है कि ये क्राउड पुलर है। यहाँ पर अगर टेस्ट मैचेस हों, वनडे हों या T20 हों तो क्राउड की ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर मौजूदगी होती है। और अच्छा फ़हीम, अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मैच आज होने जा रहा है रावलपिंडी के ग्राउंड में, तो ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो उनका होम ग्राउंड ही हुआ रावलपिंडी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी अपना दूसरा मैच खेलेंगे यहाँ पर, तो एज यकीनन आप किसको देंगे और शायकीन क्या कह रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड को होम ग्राउंड का एज तो होगा, फिर सपोर्टर्स उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर होंगे, तो बताइएगा कैसा एनवायरनमेंट होगा और फिर क्या पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स भी आपने होंगे वहाँ पर इस्लामाबाद में? देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की होम टीम तो बिल्कुल यही इस्लामाबाद यूनाइटेड है और जो गुज़श्ता पहला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी थी कोयटा ग्लैडिएटर से, बड़ा सख्त मैच था वो भी, और उस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को भरपूर सपोर्ट मिली थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि पेशावर करीब पड़ता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के। तो इस्लामाबाद में पेशावर के जो शायकीन हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा आज शाम 7 बजे, अगर मौसम ने इजाज़त दी इस मैच को मुनक्किद कराने में। और जिस तरह से महकमा मौसमियात
महकमात का कहना है कि शाम 7 बजे से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। अगर मौसम ने इजाज़त दी, मैच मुनक्किद हुआ तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कल लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हुआ, पेशावर ज़ल्मी को उसमें बड़ी कामयाबी मिली, वैसा ही मैच आज यहाँ पर होने का इम्कान है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़हीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम खासा ज़बरदस्त है और आज देखते हैं कि अब मैच को कितना वो मुतासर करता है मौसम या नहीं करता है, और मैच कितना ज़बरदस्त तरीके से हो पाता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब, ये लोग ज़्यादा अनसोशल होते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर जो है ना वो किसी और तरह के मेंटल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये होता क्या है असल में जो लोग खुद से बातें करते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शीशे में ख़वातीन अक्सर खड़ी होती हैं और बातें अपने आप से करती हैं कि देखो आज मैंने ये लगाया, मैं ऐसी लग रही हूँ, अच्छा ये तो ठीक नहीं हुआ। कुकिंग करते हुए बहुत सारे लोग जो है ना वो खुद से बातें कर रहे होते हैं, ख़वातीन जो है ना अपने ही किचन में अपने आप से बातें कर रही होती हैं। बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको पैकेजेस में भी बताया कि वॉक करते हुए लोग अपने आप से बातें करते हैं, बच्चे अपनी इमेजिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं खुद से। तो हम उसे कैसे समझें कि ये क्या कंडीशन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सहर चावला हमें ज्वाइन कर रही हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्क करती हैं, तो उनसे इस हवाले से बात होगी। और साथ साथ हमारे साथ सोबिया खतीब मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सोबिया। सबसे पहले सहर, आप इस बात से अग्री करेंगी कि लोग आपस में जो है वो गुफ्तगू तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा दूसरों से गुफ्तगू नहीं करते और अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं, या आसमान पे देखे बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग मिरर में बातें करते हैं। आप मानती हैं इस बात को? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, और शायद हम सब ने किसी ना किसी मोमेंट पर लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया हो, जिसको आप सेल्फ टॉक कहते हैं। अब एक डिस्टिंक्शन हो जानी चाहिए हमारे यहाँ पे ना, इट्स हाई टाइम कि इस बात की रियलाइजेशन आ जाए कि देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, सब जो दाने हैं वो एक रंग के नहीं है, पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं है। एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में अगर मैं पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करूँ तो आपके पास एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो एक्सट्रोवर्ट है उनको अपनी फीलिंग का इजहार, अपनी फीलिंग, अपनी खुशी, गम, एग्रेशन, जॉय, उस सबको बांटना पसंद है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद रखना पसंद करते हैं, और ये पर्सनैलिटी टाइप आप एक्वायर नहीं करते, यानी इसको आप बाहर कहीं से अडॉप्ट नहीं करते, ये इंस्टिंक्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके वजूद में उतारी जाती है। जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो नर्वस सिस्टम की आपकी डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। यानी एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी टाइप है उसकी जो फितरती करेक्टरिस्टिक्स हैं, आदात की बात नहीं करी, फितरत की बात करी हूँ, जो फितरती करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 7 साल की उम्र तक डेवलप हो गए हैं। अगर वो इंट्रोवर्ट है वो अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद रखेगा। ऐसे लोगों के साथ मशवरा करने से भी कतराते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुंद ज़हन है या वो गायब दिमाग हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी ज़ात में महदूद रहते हैं। एक झिझक होती है उनमें अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पर्सनैलिटी टाइप, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा बांट नहीं पाते लोगों के साथ। अच्छा, तो सोबिया, इसे ये जो अपने आप से लोग बातें करते हैं या इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, ऐसे लोग हम उन्हें ये तो ना कहें कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, या उनको हम किस तरह से जाना वो समझ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी जो दूसरी मेहमान हैं उनके सारी जो कमेंट हैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। ऐसा होता है बिल्कुल, और ये शख्सियत के ही पहलू होते हैं जिसकी बेस पे इंसान अपना रवैया शो कर रहा होता है, और स्पेशली बच्चे। पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक्सेस में कोई आपस में बात कर रहा है और दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा और सोशली बिल्कुल मतलब रियलिटी से डिटैच्ड हो गया है, तब जाके जो गार्डियन हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनको देखने, सुनने, समझने की क्या ज़रूरत है। उस तरफ मुशाहिदा करने की ज़रूरत है कि बच्चा इस पहलू पे या इस पैटर्न पे क्यों आ रहा है। बैक हैंड पे कोई परेशानी का एलिमेंट है, बैक हैंड पे क्या कोई पढ़ाई का प्रेशर है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अगर शुरू से ही बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा बात नहीं करता, पेरेंट्स के साथ कुछ अपनी एक लिमिटेड गुफ्तगू के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर देता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी क्लियर हो जाती है। लेकिन लेटर ऑन जब आप देखते हैं कि कुछ
चेंजेस, ऐसे समझ लें कि आप कुछ मुख्तलिफ चेंजेस उसके अंदर आना शुरू हो गई हैं, जिसमें वो पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया है, तब तशवीश का एलिमेंट उजागर हो जाता है। तब देखना पड़ता है कि बच्चे के अंदर ये एलिमेंट क्यों आया है। लेकिन अगर वो बात करती होता है, ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है कि पेरेंट्स के अंदर अगर ये आदत मौजूद है, या वो किसी टीचर के अंदर, या जिसको वो लाइक करता है, जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, उसको देखता है कि वो अपने आप के साथ कम्युनिकेट करके फिर डिसीजन लेता है, तब वो इन बिल्ट उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि वो तो लर्न कर चुका होता है, लेटर ऑन भी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या उसमें तशवीश का एलिमेंट तब आ जाता है जब हम देखते हैं कि बच्चा मुसलसल तौर पर एक आइसोलेट कंडीशन में आ चुका है, खुद से सबसे ज़्यादा बातें करना शुरू हो जाता है और उसने एक खलाई मखलूक बना ली है। उसके दोस्त भी ऐसे हैं कि जो इमेजिनेशन में हैं, और तब मतलब हमें उस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, आजकल तो बच्चे जो है ना वो आयरन मैन, स्पाइडर मैन और पता नहीं कौन कौन से मैन से जिनसे बातें कर रहे होते हैं अपनी इमेजिनेशन के अंदर, उन्हीं से फाइट कर रहे होते हैं। हाँ, तो सोबिया, ये जो इमेजिनेटिव आपके दोस्त हैं, एक्सेस में ना कोई चीज़ लेके जाए बच्चा, ये देखने की ज़रूरत है। ख्याली दुनिया में जो है ना वो, अब जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल एडिक्ट हैं, और वो उसी लैंग्वेज में एक तो बात करते हैं जिस लैंग्वेज में वीडियोस बनाई गई होती हैं, उसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा कोई भी शख्स उससे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो है ना वो अपनी दुनिया में बात कर रहे होते हैं। एक और बड़ा मैंने क्रिएटिव बच्चा देखा मेरे अपने ही जो है ख़ानदान में, वो ऐसे हवाओं में बातें करता था, और लेकिन वो इतना क्रिएटिव था कि कैनवस पे अगर आप उसकी पेंटिंग्स देख लें तो वो अभी मेरे ख्याल से शायद 3-4 क्लास में, लेकिन उसकी पेंटिंग्स के क्या कोई जो है ना वो मास्टर बनाता होगा। तो ऐसे बच्चे क्या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या जो है ना क्या इनकी जो है ना वो साइकी होती है सोबिया? नहीं, देखें, बहुत डिपेंड करता है। बच्चा अगर इस तरह का आर्टिस्टिक माइंड के जो बच्चे होते हैं, अमूमन तौर पर वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो पिक्चर्स के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, अपनी लिखावट के थ्रू या अपनी ड्राइंग्स के थ्रू अपना एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ खामोशी की तरफ है, सिर्फ खलाई मखलूक से बातें किए जा रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आउटपुट नहीं दे पा रहा, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहा जिससे हमें लगे कि हेल्दी पैटर्न्स के साथ जा रहा है, तब जाके हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली इल। आपको एक चीज़ यहाँ ऐड करती चलूँ कि देखें, 7 साल से 17 साल का टाइम पीरियड जो होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चे की लर्निंग मतलब 4 पैराडाइम पे बहुत इन्फ्लुएंस में होती है। सोशल सर्कल शुरू हो चुका होता है, क्योंकि स्कूलिंग, और आप देख रहे होते हैं अब तो स्कूलिंग आपकी 3 ईयर 4 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 3rd ईयर से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फ्लुएंस ले रहा होता है वहाँ पर, उसकी मॉडलिंग वहाँ पर शुरू हो चुकी होती है, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा उसकी जो हम कहते हैं माहिर नफ्सियात और रिसर्चेज ये कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं इंसान की ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में, इस टाइम पीरियड में शुरू होती हैं। उस पर हम कहते हैं कि डिप्रेशन भी शुरू हो सकता है, एंजाइटी भी शुरू हो सकती है। आप डिफरेंट नाम सुनती होंगी, जिसमें ऑटिज़म है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, मतलब डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियाँ हैं जो बच्चे में शुरू हो सकती हैं। और उसमें एक अलामत ये होती है कि बच्चा चुप चुप रहना शुरू कर देता है, या खुद से बातें करना शुरू कर देता है, या वो कहता है कि समवन इज़ कम्युनिकेटिंग विद मी, कुछ लोग मुझसे आके कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह की जब एक आपको अजीब तरह की नोयत नज़र आती है, तब जाके तशवीश का एलिमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सहर, बहुत सारे लोग जो हम अगर बच्चों के साथ साथ अगर हम बड़ों की बात करें तो ये बड़ों के अंदर भी आदत होती है, ख़वातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये आदत होती है कि अक्सर बैठी हुई होती हैं, सोच रही होती हैं और अपने आप से बातें कर रही होती हैं। कुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना वो चाहे वो खाना बनाने के बारे में ही बात हो रही हो, लेकिन अपने आप से बोल रही थी, कोई सामने सुन नहीं रहा होता है। तो ऐसे लोगों को क्या ये गायब दिमागी होती है, या जो है ना वो बस एक हैबिट है कि ऐसा करते हैं, इसके पीछे कोई वो कॉज नहीं होती? ये जो आपने रमशा एग्जांपल दिए, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है नॉर्मेलिटी, एक चीज़ होती है मेकअप करते में अक्सर होता है ना, मेकअप का शीशा सामने, यार बहुत बुरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो, तो ऐसा अक्सर हो रहा होता है ना। बहुत अच्छी आदत है। एक चीज़ होती है नॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी, मेडिकल साइंस में जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। बड़ी माइन्यूट डे टू डे रूटीन्स में डिस्टिंक्शंस होती हैं जिससे हम अलग कर सकते हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ एबनॉर्मल है। हेल्थी लोगों की, हाई इंटेलेक्ट के लोगों की निशानी है कि वो खुद को, एक चीज़ होती है सेल्फ टॉक अब एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है कि वो खुद को सेल्फ टॉक की आदत रखते हैं। और सेल्फ टॉक की आदत किस तरह रखते हैं कि वो खुद को मोटिवेट करते हैं। मेकअप करते हुए अपने आईलाइनर की तारीफ करना भी मोटिवेशन है। एक्सप्रेशन जो है ना वो सिर्फ अल्फाज का नहीं होता, एक्सप्रेशन जो है अदायगी है, जज्बात की अदायगी है। वो आंखों से भी हो सकती है, वो पेंटिंग से भी हो सकती है, वो गा के भी हो सकती है,
एक्सप्रेशन सिर्फ एक तरह, जो आप अपनी फैमिली में बच्चे की बात कर रही थी, वो बातें नहीं करता है, लेकिन उसका जो फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है वो कितना स्ट्रांग है कि वो कैनवस पे रंग बिखेर के अपने कितने महीनों के जज्बात सिर्फ एक पेंटिंग में निकाल देता है। बनाता है कि आप जो है वो ऐसे लगता है कि किसी बड़े ने बनाया हुआ है, उतना जो है वो, और विदाउट रेजर या रबर इस्तेमाल किए हुए। ये माशाल्लाह हाई इंटेलेक्ट, हाई आईक्यू की निशानी है। साथ ही मैं उन लोगों को डिस्करेज या उन बच्चों को डिस्करेज नहीं करी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टिंग या जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में नहीं है। हाँ, अभी जो हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे, परेशानी की बात तब है जब एक्सप्रेशन कंप्लीटली गायब है। एक चीज़ होती है लिमिटेड सोशल सर्कल रखना, एक चीज़ होती है एंटी सोशल होना, और एक चीज़ होती है सोशली ऑकवर्ड होना। अगर आपका बच्चा लिमिटेड सोशल सर्कल रखता है तो आप उसमें क्या नोटिस करेंगे कि वो कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा खुलता मिलता है जो उसके पसंद के लोग हैं। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, अपने टाइप के लोग हैं। अगर वो एंटी सोशल है तो फिर आप नोट करेंगे कि वैसे उसमें मैनर्स अच्छे हैं, ये भी परेशानी की बात नहीं। एंटी सोशल होना भी एक करेक्टरिस्टिक है, पीपल कांट हेल्प इट। उसमें वैसे जो है मैनर्स ठीक है, सबसे तमीज से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबके साथ एक लिमिटेड तरीके में है। ये तो क्या लिमिटेड सोशल सर्कल और और एक होता है सोशली ऑकवर्ड, जो परेशानी की। सोशली ऑकवर्ड नहीं कहलाते यार, क्या करते नहीं, अगर आप अपने मैनर्स में और आप रिस्पेक्टफुल हैं, आप अगले को ग्रीट करते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन आप अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो ये एब्सोल्यूट राइट है आपका। अब हमें ना लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुछ सोशल सर्कल्स का अलमी है कि हम लोग लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। उसकी वजह से जिनका ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, अगेन मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और पैथोलॉजी की बात नहीं करी, जिनका ये पर्सनैलिटी ट्रेट है उनको कंफ्यूज किया जाता है उन लोगों से जो सोशली ऑकवर्ड है, जिनकी मैं बात करने लगी हूँ। सोशली ऑकवर्ड का मतलब ये है कि आपको सोशल हलकों में अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी गुफ्तगू पर, अपने अल्फाज की अदायगी पर और उनके चुनाव पर कंट्रोल नहीं है, और उसको डायग्नोज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी आप तमीज और बदतमीजी के दरमियान अगर आपका बच्चा सोशली ऑकवर्ड है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ऐसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा सोबे, ये बच्चों के साथ साथ जो हम बड़ों के बिहेवियर्स पे बात कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के बिहेवियर्स रखते हैं या जो है ना वो, जैसे हमने भी गुफ्तगू की सहर से भी, तो उनके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, कौन लोग होते हैं ये? अच्छा देखिए, बच्चों की बात हो रही है और साथ ही आप बड़ों का भी जिक्र कर रही हैं। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। जो उनको मिसाल सामने नज़र आती है वो बड़ों की सूरत में ही नज़र आ रही होती है। बड़े जिस तरह का बिहेवियर रखते हैं वो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा होता है। अगर उनकी नेचर में ये चीज़ें सारी आ चुकी हैं और वो एज अ पेरेंट अपने बच्चे को वही ब्रीडिंग दे रहे हैं, तो बच्चा उसी तरह की नस्ल लेके भी आगे चलता है और वही पैटर्न फॉलो भी कर रहा होता है। ऑल्दो कुछ बच्चे जाके लेटर ऑन अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो कहते हैं ना कि मासूम ज़माना का एक कौल है जिसके कहा जाता है कि जो बचपन में बच्चे के लर्न कर दिया जाता है वो एक पत्थर की लकीर की तरह हो जाता है, और लेटर ऑन जो जवानी में वो सीखता है वो पानी की तरह होता है, वो बह भी जाता है। सही। तो इसी तरह से भी जो नौजवानों बड़ों का आप पूछ रही हैं, बड़ों के पैटर्न के अंदर अगर ये चीज़ें आती हैं, वो बच्चों को उस तरह से फीड कर रहे होते हैं, तो तब जाके वो एक पूरी फैमिली का पैटर्न ही उसी तरह बन जाता है, या हेल्दी वे में जाते हैं या अनहेल्दी वे में जाते हैं। सही। और हमारे साथ है मुश्ताक जी, हम जी उन्हें भी शामिल कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक जी। ज़रूर जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? बेटा मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा बेटा है 11 साल का, 4th क्लास में पढ़ता है। वो आजकल जैसे ये डोरेमोन और ये बाकी मोटू पतलू और इस तरह की जो कार्टून के चैनल हैं उस पे वो देखता होता है और बैठे बैठे अपने आप से बातें किए जा रहा होता है। तो बाल दफा तो तशवीश होती है कि क्यों मतलब ऐसे कर रहा है। इसी बारे में जानना चाह रहा था। जब सो रहा होता है तब भी दूसरे बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, बाकियों के साथ वो मतलब इतनी गपशप नहीं करता, सेपरेटली बैठ के जो है वो अपने आप से बातें किया जा रहा है। सही, ठीक। यानी सोशली इतना इंटरेक्ट नहीं करता, अकेले में और उन्हीं कैरेक्टर से बातें करता है, जिसके भी हम बात भी करते हैं। सोबिया से इसका जवाब भी लेंगे, सहर से भी बात करेंगे। फौजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। रमशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। एक तो मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मैं जेलम से बात कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। वेलकम टू द शो। आपका जी जी थैंक यू वेरी मच जी।
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और शुक्रिया। मुझे क्वेश्चन करना है डॉक्टर जो आपकी हैं साइकेट्रिस्ट सोबिया जी। खतीब साहिबा से। जी पूछिए। मेरी बेटी है इशाल नाम है उसका, शी इज 8.5 और क्लास 3 में पढ़ती है वो। वैसे तो अदरवाइज अगर पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत चुलबुली है, बहुत नॉटी भी है और शी इज वेरी इंटेलिजेंट टू, एजुकेशन में बहुत अच्छी है। सही। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, मतलब बात वो जब करती है एक लाउड वॉल्यूम में बात करती है और उसी बात को फिर वो जैसे सरगोशी में विस्पर नहीं करते हैं, वो उस तरह से कर रही होती है। सही जी। और ठीक है। क्वेश्चन और इफ यू परमिट मी प्लीज रिगार्डिंग माय सन, वो 11 इयर्स है, ठीक है, और उसका प्रॉब्लम ये है कि लाइक थोड़ा सा उसको ना मतलब विमेन साइड पे उसकी अट्रैक्शन है घर में, मतलब ज्वेलरी और इस तरह की चीजें वो छुप के भी जो है ना इस तरह से करता है और ज्वेलरी वेयर कर लेना और पेंटिंग जो नॉर्मली वो पेंट बनाता है, ड्राइंग करता है, तो उसमें ज्यादातर वो फीमेल पेंटिंग कर रहा होता है। ठीक है। तो इस चीज को लेके मैं बहुत वरीड हूँ। इसके लिए अगर मुझे कोई गाइडलाइंस दे दें कि मैं अपने बेटे के साथ करूँ और इशाल का मतलब जो प्रॉब्लम मैंने बताया। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सोबिया मुश्ताक के सवाल का जवाब दीजिएगा। वही डोरेमोन और XYZ जो है ना वो कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स, वही कार्टून्स देखते हैं और उसी से फिर बात करते हैं। बच्चों से इंटरेक्शन उन्हें करना पसंद नहीं है उनके बेटे को। अच्छा, सबसे पहले जो रहीम यार खान वाली कॉल की बात आप कर रही हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने ड्यूरेशन हो गया है बच्चे को कि वो जैसे वो कह रहे हैं खुद से बातें बहुत ज़्यादा करता है, बहन भाइयों से बात नहीं कर रहा होता, उस टाइम ड्यूरेशन को कैटर करना। अगर 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है तो आप किसी ना किसी अपने करीबी जो भी आपका एक्सपर्ट है उससे बातचीत जाके करें, उससे कंसल्ट करवा लें, कुछ स्क्रीनिंग वगैरह होगी उस बच्चे की। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया उस बच्चे के अंदर एक हैबिट है, उसने लर्न नहीं ये की है, देखिए उसका माहौल इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह के माहौल में रह रहा है। क्या 24 आवर में से जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड उसका है जिसमें वो ज़्यादातर जागता है, खेलता है, उसमें सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम उसका कितना है, ये चीज़ फादर को या मदर जो भी पेरेंट्स हैं वो देख लें कि उसको कितना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्या उसको सोशलाइज़ किया जा रहा है, दूसरे बहन भाइयों के साथ बिठा के सिटिंग दी जा रही है, क्या उसको वक्त दिया जा रहा है, ये चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद अगर ये चीज़ें सेट घर में ही कर ली जाती हैं तो बेहतरी आ सकती है बच्चे के बिहेवियर में। अगर फिर भी आपको लगता है कि बच्चे के बड़बड़ाने की और बातें करने की कैफियत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो आप किसी कंसर्न बंदे से कंसल्ट करें, बच्चा वुड बी फाइन, क्योंकि इस एज पीरियड में हो जाता है बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ शिज़ोफ्रेनिक एलिमेंट्स आ जाते हैं लेकिन वो कंट्रोलेबल होते हैं। सही। दूसरी कॉल जो जेलम से थी, 2 बच्चों की उन्होंने बात की, एक तो उनकी बच्ची के जी उनकी बच्ची के हवाले से उन्होंने बताया कि बच्ची क्या करती है। पहले बेटे का ले लेते हैं। बेटे का एक्चुअली एज पीरियड जो उन्होंने बताया है कि 11 टाइम पे 11 साल का बच्चा है। देखिए जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों चेंजेस हो रही होती हैं, उसके साथ साथ एक चीज़ होती है कि घर के अंदर किस तरह का माहौल है, क्या मामा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्या बहनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए वो ज्वेलरी का कह रही हैं, वो कह रही हैं इन्फ्लुएंस, एक तो अट्रैक्टिव साइड इस साइड पे फिजियोलॉजिकली भी बच्चे की बन रही होती है क्योंकि ही इज़ 11 ईयर ओल्ड और उसकी जो इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा होता है। और बच्चे को किसी न किसी ऐसी रोल मॉडल या कोई ऐसी स्टोरीज या ऐसी चीज़ जो कि मेल डोमिनेंट हो उसकी तरफ लेके जाया जाए तो दैट वुड बी फाइन। इस एज पीरियड में 11 से 17 साल की टाइम पीरियड के अंदर बच्चे के अंदर इस तरह की जो फीमेल आपके हैं अपीलिंग साइड्स उसमें आ जाती हैं। एक्सेस में ना हो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि बच्चा टोटली फेमिनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा है और उसका जो अपने चारकोल्स हैं, जो उसके अपने वर्क हैं, वो टोटली ख़राब हो चुके हैं और वो अपने कामकाज किए बगैर एक अट्रैक्टिव वर्ल्ड के अंदर रहे जा रहा है और वो बात ही वही चीज़ करी जा रहा है। उस चीज़ को देखने की और एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये मदर का ज़्यादातर होता है कि बच्चा बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछना शुरू हो जाता है, कंपेयर करना शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें इस एज पीरियड में होती हैं। आपने थोड़ा बहुत लाउड एक बात करती हैं फिर उसको बहुत स्लो भी रिपीट करती हैं सोबिया, तो ये क्या जो है ना वो है तरीका।
देखिए, दो पैटर्न उसने कहीं, एक चीज़ हो सकती है, एक तो इसने लर्न किया है कहीं से बिहेवियर। बात का तो ये होता है ना कि हमें टीचिंग स्टाइल में या घर में ही इस तरह का पैटर्न चल रहा हो। मैं घर की बात बार बार इसलिए भी कर रही हूँ कि बच्चा या बच्ची जो भी सीख रहे हैं वो अपने वालिदैन से, अपने गार्डियन से, अपने टीचर से ही लर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लर्निंग उनकी फेज़ है, ब्लैंक स्लेट के साथ आए हैं। और वो चीज़ें पहले तो ये चीज़ देख लें कि ये बिहेवियर अगर ऑलरेडी है तो उसको अपने तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, और फिर बच्चे के साथ उस चीज़ को कंसल्ट करें कि बच्चा ये आदत कर क्यों रहा है। टाइम पीरियड देख लें, टाइम पीरियड भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जब ये देखेंगे, ऐड करना चाहती हैं इन सारी जो ना कॉलर स्नैप किए बगैर। जी जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि जिनके बेटे का वो इशू बता रही हैं, अभी इसको इशू कहना भी सही मुनासिब नहीं होगा, वो जो फीमेल पेंटिंग्स बना रहे हैं, इसके दो पहलू हो सकते हैं। वो फीमेल जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करना जो उनके अंदर एक खदशा है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो फीमेल जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि आइडियली 11 से जो 16 साल की उम्र है वो लड़कों के लिए प्यूबर्टी की एज होती है, जब उनके मेल ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं और उनकी मेंटेलिटी भी मर्दानगी की तरफ जा रही होती है। दूसरा, ये बात बहुत कॉमन है कि जो 4-5 बहनों के, इवन के एक बहन का भी एक भाई है, वो उसके नेल कलर भी लगाता है, इयरिंग्स भी लगाता है। अगेन, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि अगर ये आदत इतनी ज़्यादा नहीं है तो इट इज़ ओके। वो जो रहीम यार खान वाली कॉल थी, और जो वो कह रहे थे कि उनका बच्चा जो है, इट इज़ ग्रेट टू हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स। बच्चों में थोड़े स्किज़ोफ्रेनिक के इमेजिनेटिव फीचर्स होते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप अपने भतीजे, मैं अपने भतीजे को आइसक्रीम खिलाने लेके जाती हूँ, रास्ते में हंस रहा होता है, इट इज़ वेरी कॉमन। बट अगेन, फ्रीक्वेंसी, और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंगेजमेंट एक हद तक होनी चाहिए। बिल्कुल, और जो है ना वो ज़रा बच्चों को ऊपर नज़र रखें और उनके बिहेवियर्स पर नज़र रखें, तो आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत बेहतर उनकी तरबियत कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वीकेंड जब स्टार्ट हो जाता है तो ख़ास तौर पर जो पूरे हफ्ते लोग नाश्ता नहीं करते, तो वीकेंड्स का दिन होता है, सैटरडे संडेज़ को ख़ास तौर पर नाश्तों का एहतमाम किया जाता है और नाश्ते प्लान किए जाते हैं। बहुत सारे लोग घर में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान तैयार करते हैं और जो है घर में तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और नाश्ते इंजॉय करते हैं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से शहरों के कौन कौन से ख़ास नाश्ते हैं और लोग किस तरह का नाश्ता वहाँ का पसंद करते हैं। कराची वालों की बात की जाए तो कराची वाले ब्रेड, बटर और ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं नाश्ते के अंदर। और उसके अलावा लाहौर में तो जनाब नान, चने और पायों का नाश्ता किया जाता है। पेशावर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मुख्तलिफ तरह के नाश्ते होते हैं, तो हम आज उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने नाश्ते की बात करेंगे कि आज हमारे लिए अनम हमारे साथ जो मौजूद हैं वो क्या नाश्ता बनाने जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में सहर चावला भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछेंगे कि नाश्ते की अहमियत कितनी है। जो लोग नाश्ता नहीं करते सहर, उनको कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है और बैलेंस और हेल्दी नाश्ता क्या होता है। बट वेलकम टू द शो अनम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है वो मेरा वीकेंड आप कितना मज़ेदार बनाने वाली है, अच्छा सा नाश्ता स्टार्ट करवा दे। क्या बना रही है आज? बिल्कुल, जैसे आज आपने बात की कि लाहौरी जो होते हैं उनका तो नाश्ता ही ऐसे शुरू होता है, पराठे, चने और ऑमलेट्स और निहारी और प्याज। बिल्कुल, तो सुबह सुबह में उनका ये नाश्ता चलता है और कराची वाले ब्रेड बटर जैम पे गुजारा करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं बेसिकली। तो हम बनाएंगे पराठे, साथ में हम बनाएंगे पाकिस्तानी ऑमलेट और साथ में आलू की भुजिया। वाओ, बड़ा सारी चीजें अच्छा नाश्ता बनने वाला है। आज नाश्ता बन रहा है, लाहौरी नाश्ता होने वाला है। चने नहीं है आज आपके लाहौर वालों का नाश्ता बगैर चनों के लिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने, चने नहीं है। हाँ, चने चने के ऑल्टरनेटिव हमने ये कर लिया कि हमने आलू की भुजिया कर। तो जरा चनों को ब्रेक दें अल्लाह के वास्ते और जो वो आलू आज एंजॉय करें। बिल्कुल, तो आप स्टार्ट करें अनम। सबसे पहले आप क्या बनाने जा रही हैं? पराठे बना रही हैं? पहले मैं साथ ही रखूंगी, पहले आलू की भुजिया रेडी करूंगी, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, फिर ऑमलेट और फिर पराठे। चलिए, जब तक आप रेडी करें फिर हम पूछेंगे कि आपने रेसिपी क्या क्या जो है ना वो किस तरीके से बना रही है। तो सबसे पहले हम जरा मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन से शहरों के कौन से नाश्ते होते हैं और इस वक्त लोग नाश्तों को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं जनाब फैसलाबाद का, जहाँ से हमारी नुमाइंदा शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शराज अहमद और साथ साथ पेशावर से हमारे नुमाइंदे राहम यूसुफ जई मौजूद होंगे। तीनों रिपोर्टर्स को वेलकम करेंगे शो के अंदर। सबसे पहले शहनाज, ये बताइएगा आपने नाश्ता कर लिया है और आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? फैसलाबाद के शहर का नाश्ता कैसा होता है?
बिल्कुल रमशा, आज का शो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का होने जा रहा है क्योंकि कराची की जैसे कि आपने बात की कि ब्रेड बटर जैम और रस पापे खाकर ही गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम फैसलाबादी जो है नाश्ता बड़ा ही तगड़ा किस्म का करते हैं, बड़ा ही शहनशाह वाला का करते हैं, चाहे सारा दिन कुछ खाए ना खाए। और नाश्ता भी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कवरेज करूँगी, उसके बाद नाश्ते में हाथ साफ करूँगी। फैसलाबाद के भी नाश्ते बड़े ही तगड़े किस्म के, बड़े ही मशहूर है। अगर आपने लस्सी पीनी है तो आपको जाना पड़ेगा क्लॉक टावर घंटाघर, बंगाली लस्सी वहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है। समनाबाद में जाएंगे तो आपको वहाँ का पोली के पाए बड़े भाएंगे। इसके अलावा ख्वाजा की नान चने और लाला के भटूरे और हलवा पूरी जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, वो उसके लिए आपको यहाँ पे जिना कॉलोनी में आना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ बड़ी ही खस्ता किस्म की अचार होता है, साथ में आलू की भुजिया होती है, हलवा होता है, बड़ी मज़ेदार किस्म की। और आज मौसम बड़ा औसम है, फैसलाबादियों को बाहर नाश्ता करने के बहाने चाहिए होते हैं, तो आज मौसम अच्छा हुआ, बाहर नाश्ता करने का बहाना बन गया। तो मेरे साथ फैमिली भी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि नाश्ता वाश्ता वो किस तरह का करती हैं और क्या पसंद करती हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि नाश्ते में आपको क्या पसंद है। स्पेशली आज पूरी फैमिली हम देख रहे हैं कि बाहर निकल के एहतमाम किया है, लस्सी वस्सी भी नान चने खा रहे हैं। मुझे नाश्ते में सबसे ज़्यादा पसंद नान के साथ चने और पाए और हलवा, पूरी मैं शौक से नहीं खाती, और लस्सी फेवरेट है मेरी। तो ऐसा नहीं होता जैसे कराची वाले रस पापे खा लेते हैं, बटर जैम वगैरह, हम ज़रा तगड़ा नाश्ता करते हैं। या दिस इज़ राइट, बट कराची के बारे में भाई को ज़्यादा पता है। अच्छा, किसी और शहर का नाश्ता किया, लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का, इत्तेफाक हुआ? जी, कराची में नहारी का नाश्ता चलता है और पंजाब में देसी नाश्ता है, तो यहाँ पे पाए चलते हैं, चने चलते हैं। कराची में नहारी होती है, साबन यारी तारिक रोड पे है, और बंस रोड पे जो है वो हलीम चलती है। तो कराची और जो पंजाब का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पाए और चने और हलवा पूरी चलती है और वहाँ पे नहारी वगैरह चलती है। तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा नाश्ता होता है। हमारे साथ ही रहिएगा। शहनाज पेशावर में रुख करते हैं और बात करेंगे राहम यूसुफजई से। तो राहम बताइएगा, पेशावर वालों को किस तरह का नाश्ता पसंद करते हैं? वो लोग बड़े लाइट फूड पसंद करते हैं या वहाँ पर भी फैसलाबाद की तरह बड़ा तगड़ा और ज़बरदस्त नाश्ता होता है? जी बिल्कुल रिमशा, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि एक डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं कि हेल्दी नाश्ता हो, तो लगता है कि इसी बात पर सिर्फ पेशावरी जो है वो मन से अमल कर रहे हैं और उसी बात पर अमल पे रहा है कि सुबह का नाश्ता हो, हैवी हो और तगड़ा नाश्ता हो, तभी जाके सेहत बनती है और पूरे दिन का जो है वो मज़ेदार दिन गुजरता है। तो इसी बात पर आज पेशावरी ने भी यहाँ पर जो है इनका जो नाश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी नाश्ता करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे सिरी पाए कहा जाते हैं, बल्कि इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ चौक नासिर खान में, यहाँ का जो नाश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस देसी घी में बनता है। यहाँ के जो चने हैं, यहाँ के जो हलवा पूरी है, और यहाँ इसके अलावा जो जितने भी नाश्ते की अक़साम है, अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो आज रश इतना लगा हुआ है कि यहाँ से लोग जो है घरों को लेकर जाते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बारिश का मौसम है, तो जिसकी वजह से सर्दी जो है वो लौट आई है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आजकल घरों को ज़्यादा लेकर जाते हैं। ये देखें, खास कर ताज़ा और जिसकी जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है हलवा पूरी की, तो ये आज इनसे लोग जो है नाश्ता करें। इसके साथ साथ अगर मैं हलवा की बात करूं तो जायकेदार हलवा यहाँ पे जो खालिस घी में बनाया जाता है वो इंतहाई लोग शौक से खाते हैं। यही वजह है कि पेशावरी जो है वो जो है वीकेंड पे सुबह यहाँ पे जो है नाश्ता करने आ जाते हैं, और ये चौक मशहूर है सिर्फ इस वजह से तो बड़ा जबरदस्त हलवा पूरी का नाश्ता हो रहा है, वो भी देसी घी में बना हुआ हलवा, बड़ा जबरदस्त। राहम यूसुफजई, और जैसे कि आपने बताया कि तगड़ा और अच्छा नाश्ता होता है, तो कराची का रुख करते हैं। शराज बताइएगा, कराची में कैसा नाश्ता होता है? और बड़ा कहते हैं कि लाइट नाश्ता पसंद करते हैं कराची वाले, लेकिन साथ साथ निहारी और पराठों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और शहरी कौन सा नाश्ता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुराबाद फूड स्ट्रीट में, जहां बड़ी तादाद में शहरियों का जो है वो रश देखने को मिलता है, क्योंकि ख़ासकर सैटरडे के दिन बहुत से स्कूल, दफातर और कॉलेजेस बंद होते हैं। इसके अलावा शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा यही ख्वाहिश होती है कि बाहर जाकर फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग भी हो जाए और मज़ेदार पकवान भी चख लिए जाएँ। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हलवा पूरी के जो स्टॉल्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा रश है। अंडे, पराठे और मुफ्त चने के अलावा निहारी के लिए भी लोग जो है काफ़ी जतन करते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट नाश्ता है और
घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए लोग आउटिंग के साथ साथ बाहर अच्छे पकवान खाने के लिए रुख करते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज जो नाश्ते के स्टॉल्स और होटल्स हैं वहाँ पर शहरियों का बड़ा रश है। लोग आ रहे हैं दोस्तों के साथ, इंजॉय भी कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा नाश्ता जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत से लोग पार्सल भी करवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो ये खाने पार्सल करवा के अपने घर पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो खाते पीते हैं और सैटरडे का दिन इंजॉय करते हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ास तौर पर सैटरडे और संडे के दिन जो है स्टॉल्स लगाए जाते हैं बड़ी बड़ी तादाद में, जहाँ शहरियों का बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, क्योंकि पिकनिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि खा पी कर और मुख्तलिफ जगह बैठ कर जो है फैमिलीज़ के साथ और दोस्तों के साथ इंजॉय करें। और बिल्कुल ऐसा ही है। तो वीकेंड का आगाज होता है ज़बरदस्त से नाश्तों से, तो जो पूरे हफ्ते कसर रह जाती है वो जनाब आज के दिन और कल के दिन पूरी कर ली जाती है। थैंक यू सो मच शिराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहनाज, आप हमें अपडेट करी थी। आप दोनों अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए और बड़े ज़बरदस्त खानों से लुत्फानंदोज़ होजिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे जो मेहमान हैं उनको शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। सहर चावला मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सहर, लुबना फराज हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। सो सहर, जब हम बात करते हैं ना नाश्ते की, एक हेल्दी और अच्छा नाश्ता जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे डे के लिए, हमारे पूरे दिन के लिए, और मील्स में उसकी क्या अहमियत है? रमशा, सबसे पहले तो मैं जो हदायत दूंगी वो लाहौरियों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, खासतौर पर इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मेरी हदायत तो बड़ी वो रिस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शंस के साथ आएंगी। नाश्ता इज़ डेफिनेटली, ये सबने सुना हुआ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। बिल्कुल ये भी सच है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, लेकिन हमने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया तेल में डूबे हुए खानों के साथ। आपके दिन की जो 25% कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो आपके नाश्ते से पूरी हो जानी चाहिए। एक खातून की, जवान सेहतमंद खातून की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2100 और मर्द की 3500 होती है, तो 600 से 700 कैलोरीज तक आपको नाश्ते में लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर उसमें आपको ख्याल रखना है नाश्ते में 3 चीज़ों का, कि आपके पास सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फाइबर हो। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारा जो दिमाग है वो सबसे पहले और सोली ग्लूकोज को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रेकफास्ट का लिटरल मीनिंग यही है कि ब्रेक द फास्ट, रोज़ा तोड़ो। कम से कम 8 या 10 घंटे हो गए हैं आपको अपना लास्ट मील लिए हुए, आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल लो है, आपके दिमाग को ग्लूकोज चाहिए अच्छे मूड के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एक्टिव होने के लिए, मेमोरी के लिए, काम परफॉर्म करने के लिए। तो आपने जो मील लेना है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए, साथ फाइबर का नाश्ते में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इससे ज़रूरी है क्योंकि जो फाइबर है वो आपके हाजमे को ठीक है। फाइबर जो है वो खाने में पानी को रोकता है, जब वो खाना आपकी आंतों में पहुँचता है तो खाने की जो मूवमेंट है वो इंटेस्टाइन से स्लो कर देता है, ताकि जो आपका पेट है वो ज़्यादा देर तक भरा रहे। आप बार बार बिंज ईटिंग नहीं करते। कभी नोट कीजिएगा कि जिस दिन आप नाश्ता नहीं करते हैं उस दिन आप दिन के बाकी हिस्सों में ज्यादा खाते हैं, जबकि आप जब नाश्ता भर के करते हैं तो आपकी बाकी दिन एपेटाइट कंट्रोल रहती है। बिल्कुल, जरा इस पे एक तो ये भी हम डिस्कस आगे जाके करेंगे कि एक तो नाश्ते में हो क्या क्या, आप खाएं क्या क्या। सबसे पहले तो हम यही बात करें लुबना कि नाश्ता जो लोग मिस कर देते हैं उनको कितना नुकसान होता है, उनकी बॉडी को कितना नुकसान होता है। क्योंकि देखें कि रात को आपने मील लिया हुआ, जैसे अभी सहर कह रही थी कि 8 से 10 घंटे गुजर गए, फिर अक्सर औकात बच्चे या बड़े भी इवन वो बगैर नाश्ता किए स्कूल कॉलेजेस चले जाते हैं, ऑफिसेज लोग चले जाते हैं और फिर घंटों काम करते रहते हैं और फिर दोपहर का खाना खाते हैं। तो जो लोग मिस कर देते हैं नाश्ता, उनको क्या नुकसान होता है उनकी बॉडी को? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ये असल में बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये जो आपने मेंशन किए हैं एज ग्रुप्स, एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में फ़र्क होता है। लेकिन चिल्ड्रन को तो डेफिनेटली चाहिए होता है ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसमें जैसे इन्होंने कहा कि ग्लूकोज लेवल्स आपके डाउन होते हैं, आपने इतने लंबे टाइम से कुछ खाया नहीं होता, जो आपकी इतनी लंबी रात को फास्ट होता है वो आपने तोड़ना होता है और अच्छे तरीके से तोड़ना होता है। लेकिन हम अक्सर क्या गलतियाँ करते हैं, हम गलत चीज़ों से तोड़ देते हैं। तो इंस्टेड कि हम बिल्कुल फाइबर, प्रोटीन और ग्रीन्स की तरफ जाएँ, वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ, फ्रूट्स की तरफ जाएं, हम इंस्टेड कोई बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ या शुगरी फूड्स या बिल्कुल इस तरह की कोई मीठी चीज़, डोनट्स, इस तरह कोई उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये इंस्टेड कि आपकी फास्ट को अच्छे तरीके से आप तोड़ें, आप उसको और ज़्यादा अपने सिस्टम को ख़राब कर देते हैं।
एडल्ट्स का ये भी है कि कई लोग बिल्कुल होते हैं, देखिए अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कई लोग ब्रेकफास्ट के बगैर चल भी जाते हैं और कई लोग बिल्कुल नहीं चल सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी का अपना कॉम्पोजिशन है क्या, क्योंकि आजकल जैसे आया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी है कि हाँ जी 16 आवर का आपका फास्ट है और 8 आवर्स में आप खा रहे हो, तो इसमें यूजली होता है कि आप ब्रेकफास्ट में काफ़ी दफ़ा स्किप कर जाते हैं। तो येस फॉर सम पीपल ये काम करता है एंड टेक्निकली अब साइंस नहीं कहती कि एज सच इतना नुकसान नहीं है अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं भी खा रहे हैं, लेकिन येस डेफिनेटली ये होता है कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाते वो फिर क्योंकि इतना ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं, लंच टाइम जब तक आता है कि उसमें वो इतने ज़्यादा हेल्दी चॉइसेस नहीं कर पाते, ठीक है, या उनके जो अगर आप उनमें से एक है तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट करें। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आप सुबह को उठ के आपको इतनी भूख नहीं लग रही या आप लेट नाइट स्नैकर हैं कि सुबह को उठ के आपका दिल नहीं कर रहा खाना खाने का, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। उस वक्त यानी कि आई वुड से कि आप अपनी बॉडी को देखें, अपनी बॉडी को सुने और खा के क्या आपकी तबीयत कैसी हो जाती है ये भी डिपेंड करता है। तो आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि आप ये देखें हाँ जी ब्रेकफास्ट करें या ना करें। चलें ठीक है, तो इस तरफ भी आएंगे कि क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। डॉक्टर बिल्कीस भी हमें ज्वाइन करी हैं कराची स्टूडियो से, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। बिल्कीस साहबा, एक तो सबसे पहले जब हम नाश्ते की बात करते हैं और हमने आज शहर शहर बात की कि नाश्ता कैसा हो, आप कराची में होती हैं, आपका नाश्ता कैसा होता है? कराची में भी नाश्ता वैसे ही होता है जैसे पूरी जगह सारे नाश्ते मतलब हैवी नाश्ता करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी इस तरफ ट्रेंड इस तरफ भी आ रहा है कि जैसे बॉइल्ड एग ले लिया, मिल्क ले लिया, ऑरेंज जूस ले लिया, इस तरह के लोग भी हैं, दोनों तरह के हैं। तो आप किस तरह का नाश्ता करती हैं? बहुत हैवी नाश्ता पसंद करती हैं या जो ना वो बिल्कुल लाइट नाश्ता पसंद करती हैं बिल्कीस आपा? अगर मैंने रात का खाना बहुत जल्दी खाया हो तो हैवी नाश्ता, और अगर रात का खाना देर से खाया हो तो नाश्ता नहीं करती। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग बिल्कीस आपा हम ये देखते हैं कि नाश्ते में जो लोग नाश्ता स्किप करना चाहते हैं दूध का ग्लास पी लेते हैं और कहते हैं कि जनाब ये इनफ है हमारे लिए। तो दूध सुबह सुबह लेना वो ठीक है बॉडी के लिए आपकी? हाँ, जब सूरज अगर आ जाए, उग जाए, उसके बाद दूध पीना बॉडी के लिए बिल्कुल सही है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि शेक बना के, बच्चे भी नाश्ता नहीं करते उनको भी शेक बना के, डिफरेंट शेक बना के दें, अगर दूध वो हजम कर लेते हैं तो सही। तो सहर, जब हम दूध की बात करते हैं बहुत सारे लोग इसको जो है ना ऑल्टरनेटिव के तौर पे लेते हैं कि जनाब अगर कोई और नाश्ता नहीं खा रहे, ख़ास तौर पे बच्चे, तो उनके पीछे बेचारी माएँ जो है ना वो ग्लास ले फिरती हैं कि एटलीस्ट दूध का ग्लास तो पी के चले जाओ। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट ठीक है दूध, और जो है ना वो कंपनसेट कर देता है नाश्ते की रिक्वायरमेंट्स? दूध को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट डिनर के लिए ज़्यादा बेटर है। उसके दो रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले नाश्ते में अभी मैंने बताया फाइबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी आपके पास, यानी प्रोटीन कंटेंट भी पूरा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, लेकिन उसमें फाइबर नहीं है। अगर सुबह आप फाइबर नहीं लेंगे, ठीक है, तो आपके पेट की जो ब्लोटिंग है जो पूरा दिन आपके पास नाश्ते के बाद हो सकती है वो भी कंट्रोल नहीं रहेगी, आपके हाजमे का निज़ाम भी अच्छा नहीं रहेगा और आपकी क्रेविंग्स पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। दूध को आप खाली नहीं ले सकते हैं नाश्ते में, वो इससे क्योंकि वो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो देगा, विटामिन्स भी देगा, कुछ मिनरल्स भी देगा, लेकिन वो आपको फाइबर नहीं देगा। दूसरा ये चीज़, दूध का जो शुगर होता है वो होता है लैक्टोज। हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यानी वो लोग जो लैक्टोज को हजम नहीं कर सकते वो इतनी ज़्यादा है कि आप इसको एक शॉर्ट फार्मूला नहीं दे सकते कि आप सब लोगों को दूध दे सकते हैं। दूध अगर आपने नाश्ते में लेना है तो हाँ, उसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूध के साथ फाइबर नहीं है उसमें, तो फाइबर आप कहाँ से लें? सीरियल, ओट सीरियल, इसमें सबसे ज़्यादा विशियस फाइबर होता है। इसमें जो फाइबर होता है वो बीटा ग्लूकेन होता है, और वो आपके पास फाइबर की जितनी भी अफादियत है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना, पेट ज़्यादा देर तक भरा रहना, पूरे दिन की शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, वो बेस्ट है। अगर आपने दूध लेना है अपने बच्चे को, प्लीज़ फाइबर यानी अपने बच्चे को ओट सीरियल के साथ आप दें। दूसरा, नाश्ता आपने सुबह सुबह करना है और रात का खाना भी आपको 7 बजे से पहले खाना है। देखिए, हम जब भी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग वो सुकून में नहीं रहेगा, ना फिजिकल चेंजेस नॉर्मल होंगी, ना मेंटल चेंजेस नॉर्मल होंगी। सूरज गुरूब होने के बाद आइडियली आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो 30% तक नीचे गिर जाता है। जो बॉडी की मेटाबॉलिक मशीनरी की स्पीड है वो नीचे चली जाती है। बॉडी नीड्स रेस्ट एट दैट टाइम। तो जब आप नेचर के साथ चलेंगे, ऑफकोर्स आप ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अलर्ट फील करेंगे। तो लुबना, आप क्या बताएंगी दूध के बारे में, जो एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जनाब कुछ और नहीं सही तो जनाब दूध ले लें या बॉयल एग साथ में ले लिया?
नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल एग्री करूँगी कि दूध जो है ब्रेकफास्ट में लेना बहुत लोगों के लिए ठीक नहीं होता। अराउंड 75% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लैक्टोज सेंसिटिव या लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप खाली स्टमक पे या एम्प्टी स्टमक पे दूध ले लें। हाँ, फर्मेंटेड डेयरी आप बिल्कुल ले सकते हैं, योगर्ट बेटर चॉइस है, चीज़ेस बेटर चॉइस हैं, इस तरह की जो फर्मेंटेड डेयरी है वो बेहतर है। लेकिन दूध ले लेना खाली पेट पे आई डोंट थिंक इज दैट ग्रेट, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे अगर यानी कि आप देखिए बॉडी को आप नोट करें कि कई लोगों को होता है कि गैसेस हो जाती हैं दूध पी के डेयरी पी के, लेकिन हाँ जी दूध अच्छा है, हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा फंसा दिया गया है कि हम ये भूल जाते हैं कि कई लोगों को नहीं सूट करता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा है या उससे भाग रहा है, उसकी वजह क्या है, क्या उसको रैशेज़ हो रहे हैं, क्या उसका गैसेस हो रही हैं, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, क्या हो रहा है, आपको खुद क्या होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट। लेकिन देखिए हाँ, जहाँ तक अंडे वगैरह की बात है कि दीज आर ग्रेट ब्रेकफास्ट, अगेन हाई प्रोटीन अंडे हो गए। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो चीज़ हम मिस कर देते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में वो वेजिटेबल्स होती हैं। लोगों को लगता है कि हाँ जी सब्ज़ी तो हम लंच या डिनर में खाएंगे, लेकिन सच ये है कि आप उसको अगर ब्रेकफास्ट में खाएँ तो आपके अगेन जैसे उन्होंने फाइबर को मेंशन किया वो उसकी इंटेक भी पूरी हो सकती है। तो अगर आप अंडा खा रहे हैं तो ऑमलेट के अंदर आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस करना ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि आप फ्राइड चीज़ों की तरफ जाएं या बिल्कुल ही अनहेल्दी चीज़ों की तरफ हो जाएं। सही। तो जिस तरह से बात हो रही है कि नाश्ते मुख्तलिफ तरह के बनते हैं, तो अनब हमारे पास मौजूद है, ऑमलेट्स बना रही हैं अनब। अब आप क्या जो है ना वो रेसिपी है? बिल्कुल, आलू की भुजिया जो है हमारी रेडी हो गई है और अब मैं ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। तो सिंपल हम ऑमलेट बना रहे हैं, पाकिस्तानी ऑमलेट। उसके लिए मैंने प्याज लिया है, टमाटर है और हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगी और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेवर के लिए ऐड करूँगी। ठीक है, और इसको बीट करने के बाद अभी आपने कितने एग्स लिए जो इतना जो है ना वो सारा मसाला बन गया? ये तकरीबन मैं लूँगी 6 to 8 एग्स के लिए मैंने ये बनाया, तो 6 to 8 एग्स के लिए हम ऑमलेट बनाएंगे। छोटा पैन लिया है ताकि फ्लफी ऑमलेट बने। तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर हम ऑमलेट बनाएंगे जो हमारा बिल्कुल ही लेस ऑयल के अंदर ऑमलेट बनेगा। उसके बाद जो है ये हमारी आलू की भुजिया ये भी रेडी हो गई है, ज़बरदस्त। और इसके अंदर सिंपल हमने ऑयल लिया था तकरीबन 1/3 कप के करीब, उसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और कलवंजी डालकर और नमक डालकर उसको पका लिया। और उसके बाद उसमें बॉइल्ड आलू को छोटा छोटा काट कर वो डाल लिया, थोड़ा सा पानी डालकर उसको पका लिया और पकाने के बाद उसको छोड़ दिया। तो ये गरम तो नहीं है? ये गरम है अभी अभी बहुत गरम। अच्छा, भुजिया जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर इतना कोई मज़ेदार है और इतना कोई ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है कि आप, और कलौंजी की वजह से इसकी जो स्मेल आ रही है, ओह बस जल्दी से पराठे बना दें, मुझे तो नाश्ता आज करना है। और बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, हल्का हल्का सा इसमें ऑयल भी है और थोड़ा वो जो ना पराठे के साथ, तो वो बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं ऑयल इसमें कम रखूंगी तो वो बिल्कुल आलू ड्राई से हो जाएंगे। वही मैं इसका टेक्सचर बहुत अच्छा, ना वो बहुत ड्राई है ना बहुत ज्यादा ग्रेवी है, जैसे भुजिया होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी पराठे भी आप बना रहे हैं। और पराठे कौन से सादे पराठे बन रहे हैं? ये हम बल वाले पराठे बना रहे हैं। मैंने इनको उसमें कर लिया है, बल बना लिए थे इसके, और अब बस इसको बेलेंगे, ऑयल लगाएंगे ऊपर और इसको पराठों को रेडी कर लेंगे, तो हमारे वर्क वाले पराठे जो होते हैं वो रेडी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पराठे बनने जा रहे हैं और ऑमलेट बन जाएगा और आलू की भुजिया इज ऑलमोस्ट रेडी। हम ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट कुछ नाश्ता हमारा बन चुका होगा, कुछ ट्राई भी करेंगे, नाश्ता एंजॉय भी करेंगे और आपको नाश्ते के हवाले से मजीद टिप्स देंगे। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है जरा मज़ेदार से नाश्तों की कि किस तरह का नाश्ता आप बना सकते हैं। अभी अनम भी हमारे पास यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रही हैं और नाश्ते की अहमियत पे भी हम बात करें। बिल्किस आपा, जब हम बात करते हैं नाश्ता ना करने की तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम नाश्ता स्किप कर देंगे तो हमारा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। नाश्ता छोड़ने की वजह से वज़न में इजाफा होता है या वाकई वज़न कम होता है?
देखिए डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने बताया कि रात को अगर मैं बहुत देर से खाना खाती हूँ तो सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ता स्किप करने से मेरे ख्याल से, मेरे स्कूल्स ऑफ थॉट के हिसाब से कभी भी आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि नाश्ता, हम नेचुरोपैथ हमेशा ये कहते हैं कि नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का खाना फकीरों की तरह। तो उस पे ये है कि आपने प्रोटीन भी लेने, आपने कार्ब्स भी लेने, क्योंकि आप अपना, जब आपका दिन शुरू होता है तो आपकी सोचें, आप का काम स्टार्ट होता है, तो उन सब के लिए आपको जैसे विटामिन्स भी लेने, प्रोटीन्स भी लेने, कार्ब्स भी लेने, हर ग्रुप लेना है ताकि आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर सके। सही। तो मेरे हिसाब से नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए, और नेचुरोपैथी के हिसाब से आपने दूध भी लेना है, अपने अंडे भी लेना है, अपने सीरियल भी लेना है, आपको हर चीज़ खाना चाहिए। सही। तो लुबना, ये जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं और समझते हैं कि जनाब वजन कम हो जाएगा, होता है उससे इफेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल आपस से एग्री करूँगी कि वज़न का ताल्लुक ब्रेकफास्ट करने या ना करने से नहीं है, और ये भी बिल्कुल अजीब सी बात है कहना कि अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो मेरा वज़न जो है वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आप क्या खा रहे हैं और किस टाइम पर खा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनमें से एक हैं जो कि अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते, फिर आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं कि आपको ज़्यादा खाना चाहिए होता है लंच में, और आपकी चॉइसेस ज़्यादा जंक की तरफ चली जाती हैं, तो बेहतर है कि आप ब्रेकफास्ट कर लें ताकि आप उस तरह की अनहेल्दी चॉइसेस ना करें। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो ब्रेकफास्ट ना भी करें तो अपना लंच बिल्कुल ठीक ठाक करेंगे, आपकी सब्जी भी हो जाएगी, आपकी कार्ब्स पूरी हो जाएंगी, तो इट डजंट रियली मैटर। अगर आपका नहीं दिल करता खाने का, कई लोग को होता है कि एकदम से ज़्यादा खा लेंगे सुबह उठते ही तो नौजिया हो जाता है या कुछ भी, तो अगर आपका उनमें से केस है तो आप बेशक ना करें, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी बाकी चॉइसेस दिन में हेल्दी हैं और बेहतर हैं आपकी बॉडी के लिए, तो फिर ठीक है। ठीक है सर, ये जो लोग नाश्ता इसलिए स्किप करते हैं कि वेट लॉस होगा, और अगर वेट लूज करना भी है तो फिर नाश्ता किस तरह का लेना चाहिए? देखिए, जो आपकी बॉडी को, अंदर आपके सिस्टम्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को नहीं पता कि पूरा दिन आपके एनवायरनमेंट में कितना खाना अवेलेबल है, उसको वही पता जो सिग्नल आप उसको प्रोवाइड करेंगे। जब आपने सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी बॉडी को फीड नहीं किया, आइडियली तो 30 मिनट्स में ले लेना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं है तो ठीक है, वरना हर एक को ले लेना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर। अगर आपने 2 घंटे के अंदर नहीं लिया कुछ खाने को, तो आपकी जो बॉडी है, आपने उसको ये सिग्नल दिया कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, बड़े आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, और तुम्हें अब खाना स्टोर करना है। अब बॉडी में जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रात को, क्योंकि मैं 8 से 10 घंटे सोई हूँ और अब मैंने सुबह खाना नहीं लिया, ऑलरेडी डाउन है। बॉडी में जो दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होती है फैट। अब कार्बोहाइड्रेट तो मेरे पास बॉडी में स्टोर होगा नहीं, ठीक है, तो अब मेरे पास बॉडी में फैट स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 1 रीज़न नाश्ता छोड़ने से ओबेसिटी की। दूसरी रीज़न ये कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जाहिर है अब बॉडी जो है वो डिफेंस की तरफ आ गई कि मैंने खुद को बचाना है, मैंने पूरी दिन के लिए अपनी एनर्जी बचानी है, वो अब अपना मेटाबॉलिक रेट जो है, अपना कैलोरी बर्निंग जो स्पीड है, उसको भी स्लो कर देगी। अब आप 3-4 घंटे बाद जो भी खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ना था अंदर, तो अब वो 6 या 7 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ेगा, और साथ फैट भी स्टोर होगा क्रॉनिकली। अब शुरू में तो क्या होगा कि कुछ सालों तक आपको सुबह सुबह थकावट, फटीग, मूड में भी इरिटेबिलिटी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से लो ब्लड शुगर की शिकायत रहती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आपके पास बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो फैट स्टोरेज आपके पास एक बहुत बड़ी रीजन है एक प्रॉब्लम की, जिसको आप कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इंसुलिन क्या चीज़ है हमारे पास कि जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन ने हमारे पास ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करना होता है, थोड़ा नीचे लेके जाना होता है ताकि वो एकदम से स्पाइक ना करे। ठीक है, अब जब फैट स्टोरेज हम, और इंसुलिन क्या करती है हमारे पास लिवर में और हमारे पास मसल सेल्स में ग्लूकोज को भेजती है ताकि वो जाकर इस्तेमाल हो सके। अब जब हमारे पास ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से, काफ़ी अरसे से नाश्ता छोड़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, ये इंसुलिन जो है हमारे पास इस ग्लूकोज को ऑर्गन्स में, लिवर और मसल में नहीं भेजेगी ताकि वो हमारे पास, मसल और फैट सेल्स में नहीं भेजेगी ताकि वो हमारे पास इस्तेमाल हो, वो उसको ब्लड में हाई करना शुरू कर देगी। क्रॉनिकली इसमें डायबिटीज टाइप 2 का भी खदशा है आपके पास, यानी ब्लड शुगर हाई हो सकता है। यानी तो काफी ज्यादा पीरियड ऑफ इयर्स बिल्कुल ऐसे है। तो बिल्किस आप, ये जो हम अपने एडल्ट्स के अंदर देख रहे हैं, लड़के लड़कियां जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जाते हैं, तो क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है सुबह में, तो नाश्ता नहीं करना चाहते, ना नाश्ता करना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग अब बेचारे जो है ना, वो अम्मी अब पीछे पीछे लेके फिर रही होती है ट्रे के, तो कुछ तो खा जाओ, लेकिन नहीं जो है ना वो नाश्ता करना पसंद करते। तो ऐसे बच्चियों के लिए आप वो क्या टिप्स देंगी, क्या टोटका बताएंगी, क्या जो है ना वो कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में?
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो रात का खाना जल्दी खा लें, तो वो नाश्ता खुद मांगेंगे। सब पहली टिप तो ये है। दूसरी टिप, उठते ही जैसे शहद, नींबू पानी, ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, ठीक है, और एसिड्स जितने उनको भी कम करने में मदद करता है। तीसरा आपने क्या करना है कि दूध के साथ जैसे सीरियल का या बनाना आप दे रहे हैं, बनाना शेक दे दें, या मेरे हिसाब से अच्छा शेक जो सुबह का है वो खजूर, खुबानी, बादाम, छोटी इलायची, जैसे 1 से 2 छोटी इलायची ले लिया, 1 ग्लास आपने दूध लिया, उसमें 3 से 4 खजूरें, 3 से 4 खुबानी, बादाम आपने 7 अदद डाल के इसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया। अब ये जो है आप बच्चों को देना शुरू कर दें, तो इसमें अगर देखा जाए तो A to Z विटामिन तकरीबन और सारी चीज़ें कंप्लीट मील हो जाएगा, ये आप दे दें। और सीरियल होते हैं घर में तो 1 से 2 चम्मच आप बने हुए होते, कुक्ड होते, जैसे आप मिलाएं वो आप इसमें मिला लें, तो आप उनको देना शुरू करें। और साथ में जैसे अगर जा रहे हैं तो उनको भुने चने, मुनक्के ये और बादाम, ये सारी चीज़ें भी साथ दें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खाली पेट चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं या ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो उनकी बॉडी में को किस तरह से जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकती है, या ठीक है पीना? देखिए, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो वो पी सकते हैं। कुछ लोग बेड टी पीते हैं, 1 कप अगर लेते हैं तो वो कैफीन आपको अवेक भी तो करता है ना, सही, आप उठ जाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब अगर आपको अल्सर नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ना खाना, अपने जिस्म के साथ जुल्म करना है। तो अगर बेड टी पी रहे, मेरे हिसाब से नेचुरोपैथी से कोई मसला नहीं कि अगर आप पीते हैं। लुबना, आप क्या बताती हैं कि सही 1 कप चाय या कॉफ़ी आप जो है ना उठते ही पी सकते हैं, निहार मुँह, जैसे पानी पीने के बाद बहुत सारे लोग पी लेते हैं फौरी तौर पर चाय और कुछ खाते नहीं है चाय के साथ, नॉट इवन बिस्किट्स या ब्रेड, एनीथिंग? देखिए, मैं तो ये रेकमेंड करूँगी, जैसे आपने कहा कि उठते साथ ही आपका काम है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, ठीक है। पहले आप अगर आप बिल्कुल उठते साथ ही पानी पी सकते हैं या पानी में नींबू और शहद पी सकते हैं, वो बेहतर है। उसके बाद आप बेशक अगर कॉफ़ी का 1 कप लेना चाह रहे हैं उसके 15-20 मिनट बाद, दैट्स ओके, लेकिन आपका पहला काम उठते साथ ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप टी या कॉफ़ी ले रहे हैं एंड देन स्लोली यू स्टार्ट हैविंग ब्रेकफास्ट या कोई स्नैक ले लें, जैसे बादाम हो गए या नट्स हो गए, कोई ओटमील हो गया, तो दैट्स ओके। लेकिन एकदम मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि उठते साथ ही आप बिल्कुल आपके हाथ में चाय का कप हो जाए। बेहतर है कि आप अपने आप को पहले हाइड्रेट करें, बेशक आप प्लेन पानी पी लें, बेहतर है आप लेमन वाटर पिएं, उसको हाइड्रेट करके बॉडी को, उसके बाद आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। तो जब आप उठते हैं तो आपने इतने टाइम से कुछ ना खाया है ना पिया है, और एकदम से उसके बाद कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले लेना नॉट रियली रिकमेंडेड। लेकिन हाँ, एक दफ़ा हाइड्रेट कर लें एंड देन अगेन अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इशू नहीं है, कोई अल्सर इशू नहीं है और आप कॉफ़ी या टी बिल्कुल आराम से ले सकते हैं सुबह को, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। कैफीन अच्छी चीज़ है सुबह को लेने के लिए, अलर्टनेस के लिए अच्छी है। मैं तो ये एक्चुअली रिकमेंड करती हूँ कि यानी कि अगर आप खुद ले रहे हैं तो बेहतर ये है कि उसको कॉम्बिनेशन में लिया जाए। अगर मैं कोई प्रोटीन शेक या मॉर्निंग शेक बनाती हूँ तो मैं उसमें कॉफ़ी का एक शॉट जो है वो डाल लेती हूँ, ताकि वो फ्लेवर भी कॉफ़ी का आ जाए और आपको बाकी भी फ़ायदा मिल जाए। यानी कि आप उसमें बेशक कुछ भी डाल सकते हैं, बनाना हो गया, ओटमील हो गया, कोई फ्रूट हो गया, वो भी डाल के आप बिल्कुल एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में लें ताकि आपको वो फ्लेवर और जो आपकी क्रेविंग है कैफीन की वो भी पूरी हो जाए और बाकी फ़ायदे भी आप ले सकें। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेटिव्स में ले क्या कह सकते हैं, इस पर भी बात होगी और मैं सहर से भी पूछूंगी चाय वाला पॉइंट और ग्रीन टी वाला पॉइंट। इससे पहले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायदा। वालेकुम सलाम। जी जायदा, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने ये पूछना था चावला साहिबा से कि अर्ली मॉर्निंग में जो हम लोग ये नाश्ता करते हैं, जैसे बेकरी आइटम ले लेते हैं, उससे क्या वेट गेन होता है? ठीक है, देसी बेकरी आइटम्स जैसे कि रस्क ले लिए, केक रस्क ले लिए, इस तरह की चीज़ें। देखिए जी, बेकरी आइटम्स आप नाश्ते में लें या किसी भी टाइम लें, अगर आप मेरी न्यूट्रिशन के सेगमेंट्स को फॉलो कर रही हैं तो दे आर अ बिग नो।
आपने प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं लेने हैं। जब आइटम प्रोसेस हो जाता है, जब उसमें एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड हो जाता है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जब एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड होता है ना, तो सॉल्ट आपकी बॉडी में क्या करता है, वो वाटर को रोकता है, आप ब्लोटेड फील करते हैं, आप इन्फ्लेम्ड फील करते हैं। शुगर भी जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होता है, शुगर की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और शुगर की क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। शुगर की अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसके बाद वो फैट में कन्वर्ट होता है, और ये जिस फैट में कन्वर्ट होता है वो आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, वो आपके पास आर्टरीज को क्लॉग करती है। तो बेकरी आइटम्स मेरी बहन ना आप नाश्ते में लेंगी ना दोपहर को लेंगी, वो सिर्फ आप अपने चीट डे पे लेंगी। बात कैफीन, आई होप ये क्लियर हो गया। बात कैफीन की हो रही थी। कैफीन इज इंपॉर्टेंट फॉर अलर्टनेस आजकल के दौर में। ग्रीन टी जो सुबह सुबह पी लेते हैं वजन कम करने के, पी लेनी चाहिए खाली स्टमक? उसी बारे में बात कर रही हूँ। लुबना बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट खाली पेट नहीं कहेगा कि जी आप पहले खुद को हाइड्रेट करें, या जिस तरह आपा ने भी कहा कि पहले आप शहद नींबू लें। हाइड्रेट करने के बाद आपने आंख खोलना है, तो जो ग्रीन टी होती है ना, उसके एक कप में जो कैफीन का अमाउंट होता है वो होता है 75 to 80 मिलीग्राम, विच इज हाफ एज कम्पेयर टू नॉर्मल टी। तो जरा कम खतरनाक कैफीन कॉन्टेंट है, ठीक है, यानी कम है। आप अलर्ट भी हो जाएंगे और कैफीन का कंटेंट भी ज्यादा। नॉर्मल चाय में 160 होता है और ग्रीन टी के एक कप में 80 मिलीग्राम होता है, कम है, आप अलर्ट भी होंगे। दूसरा, जब हम ग्रीन टी और कॉफी की बात करते हैं तो हम उनके फवाइद की बात नहीं करते। ग्रीन टी के फवाइद उसके कैफीन पर कहीं हावी हैं। ग्रीन टी में आपके पास फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंथ्रोक्यानिन्स होते हैं, जो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी बॉडी में जितने ऑक्सीडेटिव डैमेज सेल मेम्ब्रेन और टिश्यूज को डैमेज, खाली पेट भी ले लें। रेडिकल्स नहीं, रेडिकल्स प्रोड्यूस करने को बनते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। खाली पेट नहीं, बॉडी को हाइड्रेट करने के बाद। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने सब्स्टिट्यूट ढूंढना है तो ग्रीन टी इज अ ब्यूटीफुल सब्स्टिट्यूट एज कम्पेयर टू रेगुलर टी। ग्रीन टी में आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो ऑर्गन्स को डैमेज से प्रिवेंट करते हैं फ्री रेडिकल से, और उसका कैफीन कंटेंट आधा है नॉर्मल कप ऑफ टी के जो कैफीन कंटेंट से। और जो ब्लैक टी है ना, वो बॉडी को डिहाइड्रेट करने की एबिलिटी ज्यादा रखती है एज कम्पेयर टू ग्रीन टी। तो ग्रीन टी इज बेटर। रोज एक कप इज इजीली सेफ आफ्टर हाइड्रेटिंग योरसेल्फ इन द मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है जूसेस एज ऑल्टरनेटिव लोग ले रहे होते हैं, ले लेने चाहिए जूसेस? अच्छा, जूसेस चाहे आपको जितना भी कहा जाए कि ये जो फलाना डब्बे का जूस है इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स, आई एम सो सॉरी, लेकिन वो नेचुरल जूस का फ्रेश जूस इज एक्सीलेंट। लेकिन फ्रेश जूस भी आपको खाली पेट नहीं लेना होता, क्योंकि फ्रेश जूस जो आपके पास ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स के बनते हैं उसमें आपके पास होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, वो स्टमक में एसिडिटी कॉज कर सकता है। जूस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप सीरियल से लें, लेकिन 1 घंटे के वक्फे से, क्योंकि सीरियल और जूस की जो तासीर है वो भी इकट्ठे एक दूसरे को कंफ्यूज कर सकती है। जो सीरियल है वो जूस की जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। मलिक अस्लम, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ और मुझे क्या खाकर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी शुगर भी लो रहती है और ब्लड प्रेशर मुझे ज्यादा रहता है। ठीक है। नंबर 2, ये जो मैडम सहरा चावला बैठी है ना जी, इनसे कहीं जरा आस्था बात करें आराम से, और अच्छा, जो ठीक है, सहर आराम से समझाएं, आराम से बताएं। मैं और सहर जो है ना वो रोलर कोस्टर पे होते हैं। बिल्किस आपा, एक तो वॉक पे जाने से पहले क्या खा सकते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इनकी शुगर भी लो रहती है मलिक साहब की। देखिए, शुगर लो रहती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे कि पानी, सुबह उठ के पानी पी लेना चाहिए। इनको चाहिए नीम गरम कुनकुना पानी पिएं। उसके साथ वो क्या करें कि अर्क़े गुलाब से आतिशा 2 चम्मच उस पानी में डालकर वो पी लें, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और उस क्या नाम है शुगर लेवल को भी थोड़ा सा बैलेंस करने में इनकी मदद करेगा। वॉक पे जाने से पहले ये पी लें। शुगर लो रहती है तो जी ये पी लें। तो और दूसरी बात है, अपनी शुगर की, अगर शुगर लो होती है तो उनको पता होगा मलिक साहब को कि अपने साथ कुछ टॉफ़ी, कुछ चीज़ें रख के ले जाएं। तो ये ज़्यादा, अगर पता है कि शुगर हाइपोग्लिसरीमिया, शुगर लो होती है, इसलिए बोल रही हूँ। सही। अच्छा लुबना, सुबह वॉक पर जाने से पहले नाश्ता किया जाए या वापस आके नाश्ता किया जाए?
देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि सुबह जाने से पहले अपने आप को आप हाइड्रेट कर लें, तो आप पानी या लीमू शहद पानी ले लें। और अगर जैसे इन्होंने कहा कि इनकी शुगर लो रहती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 या 2 खजूर और थोड़े से बादाम या कोई इस तरह के नट्स जो हैं, वॉलनट हो गए, वो ले लिए साथ में, और वापस आके अपना प्रॉपर नाश्ता करें। क्योंकि आप वो एक्टिविटी करने जा रहे हो, अगर आप कोई तेज़ वॉकिंग करने जा रहे हो या पावर वॉकिंग कर रहे हो, तो बेहतर ये है कि आप नाश्ता आके करें, क्योंकि आपकी बॉडी को तब फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बजाय कि आप पहले अपना आप एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके बाद आप बिल्कुल नहीं कुछ लेंगे, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा बॉडी के लिए। तो बेहतर है कि आप उनका प्रॉपर फ्यूल जो है वो आप वापस आके करें। यस ऑफ कोर्स, आपकी अगर ब्लड शुगर लो है या आपकी एनर्जी आपने लेके आनी है, तो उससे पहले आप थोड़ी सी खजूरें, थोड़ी सी नट्स, इस तरह की कोई लाइट सी चीज़, कोई छोटा लाइट फ्रूट ले सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल ही एनर्जी आपकी बिल्कुल लो ना हो जाए बाय द टाइम यू वॉक। एक्सरसाइज करने के कितनी देर के बाद आप नाश्ता करें? पहले तो जी मलिक साहब, आपसे बहुत बहुत माजरत है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी थी तेज़ लगी, इसको थोड़ी आहिस्ता कर देते हैं। आवाज़ नहीं, आप बात जल्दी जल्दी करती हैं, लेकिन आपको बात इंशाल्लाह पूरी समझाएंगे। देखिए जी, नाश्ता वॉक पर जाने से पहले आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, और एक, अपने आप को शुगर का पंच देने की ज़रूरत है। कभी भी वॉक पर जाने से पहले या वर्कआउट करने से पहले नाश्ता ज़्यादा नहीं करते हैं। उसकी ये रीज़न है कि जिस वक्त आप वर्कआउट करते हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून है, वो आपकी रगों में, आपके मसल्स में ज़्यादा जाता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके मैदे में नहीं जाता, वो उस वक्त खून को डाइजेस्ट करने में ध्यान नहीं देगा। तो आपने नाश्ता पहले नहीं करना। सबसे आइडियल तरीका है कि आप 3 खजूरें और आप लो फैट योगर्ट खाकर जाएं। वो आपकी बॉडी को प्रोटीन भी देगा, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं आपके मसल यूज़ होते हैं, और जब आपके मसल यूज़ होते हैं, जो आपके मसल का फाइबर होता है ना, ये टीयर होता है। जो योगर्ट में प्रोटीन होता है ना, वो इस टीयर को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। मैं लो फैट योगर्ट की बात कर रही हूँ। कितनी देर के बाद मैं बता रही हूँ, जो खजूर है वो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगी, ताकि आप उस दौरान ड्रेन ना हो जाएं। और एक्सरसाइज के बाद 15 मिनट्स वेट करके खुद को हाइड्रेट करने के बाद 2 ग्लास पानी से फिर आप नाश्ता करें। ठीक है जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर है रेहाना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल करना चाहती हैं? मैंने ना मैडम बल्कीस से बात करनी थी। मुझे जॉइंट का मसला भी है और मेरे स्टोन में पथरी भी है। तो मैम ने एक दफा मुझे बताया था एक टोटका, तो मुझे तो नहीं बताया था, खैर इसी तरह मीडिया में बताया था, तो मैं भूल गई हूँ। प्लीज वो रिपीट कर दीजिए। ठीक है, बल्कीस साहब बता दीजिए। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं कि किसमें पथरी है इनको? गुर्दे में पथरी? जी। किसमें स्टोन? किसमें? गुर्दे में पथरी का बता रहे हैं? जी जी, किडनी स्टोन। अच्छा, किडनी स्टोन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीना है और पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल नहीं करनी है। और एक मैंने खरबूजे का नुस्खा बताया था कि छोटा सा खरबूजा, लेकिन खरबूजे का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना सा जैसे आपके हाथ में आ जाए, छोटा सा खरबूजा छिलके समेत सारे उसको चॉप करना है। उसमें आपने शरबत बजूरी डालना है और मक्को, अर्क़े मक्को डालना है और पानी डाल के उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करके फिर उसको छान लेना है। छानने के बाद ये सिप पीना है और जो है 3 से 4 दिन पीना है। तो उससे जो है गुर्दे के तमाम अमराज में बहुत फ़र्क पड़ता है, साथ साथ पथरी को निकालने में भी ये मदद करता है। लेकिन याद रखें कि पत्तों वाली सब्जी नहीं खानी है और नींबू पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सही। रफ़ीउल्लाह एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम रफ़ी, क्या पूछना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप लोगों का शो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा शो है ये। थैंक यू सो मच। और मैं जो ना ये सवाल मेरा तीनों जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सहर चावला, लुबना फराज और ये बिल्किस आपा से, कि मेरी जो बेटी है वो 7 साल की है। मेरे 2 बच्चे बहुत ज्यादा सेहतमंद है माशाल्लाह, खाते पीते भी अच्छा है, लेकिन ये जो बड़ी बेटी है इसका जो है वो एपेटाइट नहीं है। सुबह हम इसको बहुत कुछ देते हैं, दोपहर को भी देते हैं, लेकिन रात को भी देते हैं, लेकिन इसके जिस्म पे कोई फैट नहीं आता। और सेकेंडली ये कि इसके मुंह पे छाले भी निकल आते हैं, डॉक्टर्स का इलाज भी कराया, टेस्ट भी कराया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ इनसे। इनके मुंह पर क्या निकल आते हैं? दाने और छाले होते हैं। छाले हो जाते हैं मुंह में। अच्छा, मुझे बताएं कि स्टमक का कोई इश्यू तो नहीं है इनको? नहीं, स्टमक का कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया था कि शायद इनका लिवर जो है ना, LFTs करवाए आपने? LFTs बिल्कुल सारे टेस्ट कराए मैंने, लेकिन LFTs ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर।
अच्छा जी, अच्छा देखिए, अगर LFTs ठीक हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि छाले वगैरह नहीं होने चाहिए आपके पास मुंह में, ठीक है। वो कोई डेंटल इशू भी आपके पास हो सकता है। उसके अलावा आप डिपेंड करते हैं कि आप नाश्ते में देते क्या हैं, ठीक है। अगर इन केस मैदे में ऑलरेडी गर्मी है और आप नाश्ते में उनको पराठे वगैरह दे रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप अपनी बच्ची के नाश्ते के लिए फ़िलहाल तो ये सब्सिट्यूट स्टार्ट करें कि आप लो फैट योगर्ट में उनको बेरीज, कोई भी बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, कोई भी बेरीज आपको दे। जो बेरीज होती हैं ना आपके पास, उसमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन के लिए, किसी भी किस्म के डैमेज के लिए, किसी भी किस्म के डिजीज़ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा अपनी बच्ची को आप फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा दें। फाइबर कंटेंट इनका हाई होना चाहिए। आप इनको पराठे वगैरह मत दें, आप इनको होल ग्रेन ब्रेड और होल ग्रेन रोटी दें। सही है। लुबना, आप कुछ रेकमेंड करेंगी रफ़ी को? मैं बिल्कुल एग्री करूंगी इनसे कि हो सकता है कि कोई डेंटल इशू हो जिसकी वजह से छाले आ रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली वो भी चेक कराऊंगी। लेकिन अगेन वही बात आ गई कि डेफिनेटली यही इशू है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। बहुत दफ़ा यही होता है कि जो बहुत सारे इस तरह के डिजीज़ होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन का ही इशू होता है। तो आपने वो वाले चीज़ें देनी है खाने के लिए जिनमें से इन्फ्लेमेशन कम हो। तो आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, जैसे उन्होंने कहा बेरीज़ हैं, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं मिलती हैं, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन स्ट्रॉबेरीज आराम से मिल रही हैं आजकल, वो दें। आप योगर्ट फाइबर तरह से ज़्यादा करें। यू कैन इवन गिव के अगर आप योगर्ट दे रहे हैं तो उसमें से आप चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड, इस्पगोल, इस तरह की चीज़ें डाल के उसको दें ताकि वो फाइबर कंटेंट उसका ज़्यादा हो, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो बेहतर हो। अब मैं ये भी कहूँगी कि ये भी चेक करें कि क्या इनका पेट ठीक रहता है, यानी कि जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, यानी इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दें। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं तो उसके पीछे भी वजूहत होती है। तो मैं कहूँगी किसी प्रॉपर जो आपके करीबी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर राब्ता करें और पता करें कि एग्जैक्टली इशू क्या है। अच्छा बिल्किस साहब, अक्सर बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लगती, तो उनके लिए जो ना भूख लगाने के लिए कोई टोटका हो कि अब बच्चे खाने की तरफ राग़िब हों, उन्हें भूख भी लगे? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं इनका जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर। 3 खुबानी रात को भिगो लें और सुबह जो है वो खुबानी, पानी वाला खुबानी ये दे दें। एक दिन आपने ये देना है, दूसरे दिन आपने बही दाना, क्विंस के बीज आते हैं वो आपने भिगोने हैं और आधा चम्मच, और सुबह खाली पेट आपने ये देना शुरू कर दें। और जो बच्चे भूख की कहते हैं ना कि हमें बच्चों को भूख नहीं लगती, सबसे पहले बाहर के चिप्स, सबसे बाहर की चीज़ें सारी आप बंद कर दें, जो चीज़ें आप बाहर से बच्चों को देते हैं। और शहद, नींबू पानी बच्चों का भी मेटाबॉलिज्म को तेज करने में आपकी मदद करता है। तो ये वाला लेमनेड बना के बच्चों को दें। लेकिन और इससे क्या होगा, बच्चों को खुद ब खुद भूख लगेगी और बच्चे खाने की तरह राग़िब होंगे। तो हम लोग ये समझते हैं कि शहद, नींबू पानी जो है वेट कम करता है, आपका वेट कम करने में मदद करता है, लेकिन ये आपको भूख लगाने में मदद करता है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो ये एक ऐसी आसान घरेलू टिप है जो आप बच्चों को दे। दूसरी चीज़ जो हम भूल गए, हर घर में पहले क्या होता था, खानों के बाद बड़ी इलायची 1 से 2 अदद, 25 से 30 पुदीने के पत्ते, 1 चम्मच सौंफ को आधे लीटर पानी में उबाल लिया जाता था। जैसे ही खाना सब खा लेते थे तो कहवे के तौर पर ये दिया जाता था। और अब ये जो है घरों से गायब हो गया है। अगर दोबारा इसको इन करें और बच्चों को खाने के बाद 1 कप ये देना शुरू कर दें, बड़े भी लेना शुरू कर दें यही मशरूब या इसको कहवे के तौर पर, तो आप यकीन करें कि पेट के बहुत सारे अमराज, जिस तरह मुंह में छाले निकलना और पेट मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। और इसका तो जो है ना वो टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा होता है, बहुत लाइट। आप खाने के बाद अगर ये जो आपा कावा बता रही हैं तो आई यूजुअली टेक इट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा हेल्दी आप और लाइट फील करते हैं खाने के बाद। तो सहर, ये जो हम सीजनल फ्रूट्स होते हैं ये हम अपने नाश्ते में ले सकते हैं अगर हम कुछ और नहीं ले रहे, लाइक ब्रेड, एग या XYZ पराठा वगैरह नहीं ले रहे, सिर्फ फ्रूट खा लें, तो कौन सा फ्रूट है जो अवॉइड करना चाहिए? बाकी सारे फ्रूट्स ले सकते हैं? खाली पेट पर्टिकुलर फ्रूट्स खाली पेट आपको सिट्रस फ्रूट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वही दूध वाली बात आ गई है कि फ्रूट आपको विटामिन्स, मिनरल्स और अगेन शुगर और फाइबर देगा। वो आपको फाइबर नहीं दे रहा था, ये आपको प्रोटीन नहीं देगा, तो आपको फिर प्रोटीन के लिए प्रोटीन इंक्लूड करनी पड़ेगी। अंडे को तो आप बेशक लाजिम कर लें नाश्ते में। अंडा इज द बेस्ट थिंग फॉर योर नाश्ता। एनी फॉर्म, अंडा इन एनी फॉर्म। जो आपके पास तला हुआ अंडा होता है उसमें 130 कैलोरीज होती है, जो उबला हुआ अंडा होता है उसमें 80 कैलोरीज होती हैं। 600 कैलोरीज तक आप इजीली रिलैक्स होकर अपने नाश्ते में ले सकते हैं। 130 कैलोरीज इज
नॉट बैड अगर आपको तला हुआ अंडा पसंद है। तो अंडे में आपके पास एक पेप्टाइड होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कह लें, एक ऐसी चीज़ जो प्रोटीन बनाती है उसको कहते हैं ग्लूटाथायोन। ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये लॉक कर देता है आपकी पूरे दिन की शुगर क्रेविंग, आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल कर देता है। अंडे में आपके पास कोलिन होता है, आपकी मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज करता है। अंडे में आपके पास विटामिन डी होता है, हड्डियां मजबूत करता है। अंडे बस में करें आप, अंडे कितनी बातें कर रही हैं, अंडा खाने को दिल होने लग गया, अंडा रेडी हो गया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो अभी आपको भी मैं जो है ना वो एंजॉय कराऊंगी खूब सारा ये नाश्ता। लुबना से अगर हम बात करें, लुबना फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल आप किस हद तक कर सकते हैं, और फिर बैलेंस नाश्ता आप क्या रेकमेंड करती हैं, खास तौर पर जो लोग वजन भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको क्या नाश्ता इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली मैं कहूँगी कि हर फूड ग्रुप को टच करें, लेकिन कोशिश करें कि उसकी जो पोर्शन साइज़ यानी कि आप कितना खा रहे हैं उसको कंट्रोल करें। तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो मे बी के स्मॉल बोल, उसके साथ आपने एग ले लिया, जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि आप उसको स्पिनच के साथ ऑमलेट बना सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ डाल दी, वो ले लिया। थोड़े से आपके स्ट्रॉबेरीज़ या कोई और बेरीज़ हो गई, बनानाज हो गए या एप्पल्स हो गए, और आपने थोड़ा सा साइड पे कोई ऐसी चीज़ ले ली कि कोई आपने शेक बना लिया या सम काइंड ऑफ ड्रिंक, पानी ले लें। ये एक बैलेंस ब्रेकफास्ट है। उसके अलावा आप ओट मील ले सकते हैं। ओट मील के अंदर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं, उसके अंदर आप कोई हेल्दी फैट डालें, कोई पीनट बटर या आलमंड बटर डालें, पंपकिन सीड्स डालें, चिया सीड्स डालें, फ्लैक्स डालें, ठीक है, इस तरह की एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करें, और एक्स्ट्रा उसमें प्रोटीन आप ऑलरेडी इतना होता है वो ऐड करें। तो इस आप हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, हर चीज़ को कोशिश करें कि आप कॉम्बिनेशंस करें। उसके अंदर आप फ्रूट्स डालें, ओट मील के ऊपर हल्का सा हनी स्प्रिंकल कर दिया, या बादाम डाल लिए, वॉलनट्स डाल लिए। तो यू हैव टू इंक्लूड हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर एंड ग्रीन्स। अगर आप कर सकते हैं ये 4 चीज़ें अगर आप डालते हैं अपने हर मील में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, लूज होगा जितना आपकी बॉडी का होना चाहिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये 4 कंपोनेंट्स आपके हर मील में हों। सही। अच्छा, तो यानी सहर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना बगैर पराठे के उनका नाश्ता नहीं होता। बाहर अनम आपने बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता तैयार कर लिया यहाँ पर हमारे पास। सहर आ जाए, आपको इतना मज़ा आने वाला है ना यहाँ पे। खाने कुछ नहीं दूंगी मैं, अंडा खाऊंगी। ये देखे, ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना वो आलू तरकारी इसको कहेंगे ना अनम, बड़ी ज़बरदस्त आलू तरकारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और जैसे कि हेल्दी नाश्ता और क्या कहते हैं पराठा, तो बिल्किस आपा और लुबना डेफिनेटली गोइंग टू मिस। हम तो यहाँ पर एंजॉय कर लेंगे नाश्ते को। बिल्किस आपा, पराठे के बगैर नाश्ता नहीं होता बहुत सारे लोगों का, तो वो पराठा ले सकते हैं, उसके साथ बैलेंस कैसे करना है अपने पूरे होल डे को? बस एक्सरसाइज कर ले। मैं भी ज्यादातर पराठा और अंडा खाती हूँ, ज्यादातर। सही। तो बड़ा जबरदस्त होल ग्रेन का होना चाहिए। जो आप आटा है ना उसमें आप अदरक डाल दें, लहसुन डाल दें, फ्लैक्स सीड्स डाल दें, और 3-4 आटा मिक्स करके बनाएं, तो उसमें जो है ना थोड़ा शुगर कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा, आप हमारे साथ मौजूद थी। लुबना हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद थी शो में। आपका भी बहुत शुक्रिया लुबना, और आप भी अपना जाके नाश्ता एंजॉय करें। होपफुली हम भी यहाँ पर पराठा अंडा एंजॉय करने वाले। तो ये जो मिक्स करने वाली बात कर रही है आटे, तो पराठे के अंदर एक तो वाइट आटा भी होता है सहर, और कुछ लोग चक्की का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं इस्तेमाल। जो वाइट फ्लोर है उसमें आपके पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल निकल गया होता है। आप रोज बिल्कुल पराठा खा सकते हैं, बशर्ते कि वो देसी घी में है और वो होल ग्रेन है। सही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और सुबह सवेरे पाकिस्तान का वक्त खत्म हो गया, हम नाश्ता एंजॉय करेंगे, आप भी कीजिए। अल्लाह निगहबान।